वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं कमेंट जरूर किया कीजिएगा। चलिए, हम लोग एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे जिसमें हम लोग जो एमएड में क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक हैं उसे कवर कर रहे थे। तो इसी दरमियान हम लोग ने भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास के बारे में पिछली वीडियो मैंने देखा था। जो आज का सेशन है वह भारत में शैक्षिक प्रणाली के विकास का क्वेश्चन राउंड है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर कराई जाएगी। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। वैदिक काल में शिक्षण का समय प्रायः रहता है। आपको बताना है कि जो वैदिक काल में है शिक्षण का समय कितना से कितना बजे तक था। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसे देखा तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तथा संध्या 4 बजे से 6 बजे तक वैदिक काल में शिक्षण का समय था। इसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देख चलेंगे। वैदिक युग की शिक्षा की अर्थव्यवस्था का भार था, यानी वैदिक युग में जो शिक्षा की जो अर्थव्यवस्था का भार था वह दान दक्षिणा पे निर्भर करता था। वैदिक युग में शिक्षा का जो अर्थव्यवस्था का भार वह दान दक्षिणा पे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक युग की शिक्षा का समांत होता था, यानी वैदिक युग में जो शिक्षा का समांत होता था वह पौष मास की पुण्य को दिन, यानी पौष मास की पुण्य के दिन आपको शिक्षा का समांत होता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र कहलाते थे। आपको बताना है कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र को क्या कहा जाता था। तो ये इसका जो है आंसर वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुरुकुलवासी या अन्वेवासेन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलेंगे। प्राचीन युग में शिक्षा ग्रहण करने की अवधि में सभी छात्र छात्राओं को अनिवार्यता था। आपको बताना था कि प्राचीन काल में जो शिक्षा ग्रहण करते थे उस अवधि में छात्र एवं छात्राएं के लिए क्या अनिवार्य थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मचार्य व्रत पालन करना। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना प्राचीन युग में शिक्षा ग्रहण करने की अवधि में यह छात्र एवं छात्रों के लिए अनिवार्य थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। वैदिक युग में गुरुओं के प्रति शिष्यों का कर्तव्य था। आपको बताना है कि वैदिक युग में गुरुओं के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य था। तो यह प्रातः चरण छूना, ऑप्शन बी भी है गुरु के बैठने का स्थान साफ करना, और ऑप्शन सी है गुरु के पैर को दबाना। इन सभी चीज़ों को वैदिक युग में शिष्यों का कर्तव्य था कि वह गुरुओं के प्रति अपना कर्तव्य को निर्वाह करते थे। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे। शिक्षार्थी के प्रति गुरु का कर्तव्य। अब आपको बताना है कि शिक्षार्थी के प्रति गुरु का कर्तव्य क्या था। तो ऑप्शन ए है सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन बी है अस्वस्थ होने पर सेवा करना, ऑप्शन सी है गलत आदतों का शमन करना, यानी गलत आदतों को उसमें से दूर करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊपर से हम लोग चलेंगे। वेद और ब्रह्म में लीन रहने वाली मुखाकृति देवव्रत दर्शन वाली हो ब्राह्मण था। यह कथन किसका। आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा कि वेद और ब्राह्मण में लीन रहने वाला जिसका मुखाकृति देवतत्व दर्शन वाले हो वह ब्राह्मण था। यह कथन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर के बी बुधौरिया ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। छात्रों में चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य था। यह विचार किसका था। तो आपको बताना है कि
छात्रों में चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य है। यह कथन किसका है? तो यह डॉक्टर वेद मित्र का कथन था कि छात्रों में चरित्र निर्माण करना शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य है। अनिवार्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का छात्रों में चरित्र निर्माण करना शिक्षा का यह अनिवार्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम गुरुकुल कन्या स्थापित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार था जो उत्तर प्रदेश में प्रथम कन्या गुरुकुल की स्थापना हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलेंगे। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को विदा करते समय निम्न उपदेश देते थे। यानी आपको बताना है कि जो प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य को जब विदा करते थे, जब अपने यहाँ से जब छात्रों को विदा करते थे तो क्या उपदेश देते थे, ये आपको बताना है। तो उनका उपदेश होता था समाज सेवा का उपदेश। वह उन सभी को बताते थे कि समाज सेवा किस तरह से करना होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। वैदिक समय में छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देने के कारण निम्न का निर्माण हुआ है। वैदिक काल में छात्र को उनके रुचि के अनुसार अगर शिक्षा दी जाती थी तो वह वर्णाश्रम कहलाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, वर्णाश्रम कहलाता था। उपनयन का तात्पर्य आपको बताना है। तो उपनयन का तात्पर्य आप जानते हैं गुरु के पास ले आना। उपनयन का तात्पर्य है गुरु के पास ले आना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, उपनयन धारण न करने वाले छात्र को ज्ञान अर्जन का अधिकार नहीं था। यानी उपनयन का अर्थ ही था गुरु के पास ले आना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उपनयन धारण न करने वाले छात्रों का ज्ञान अर्जन का अधिकार नहीं था, अतः उसे ... समझा जाता था। तो क्या समझा जाता था? पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शूद्र। शूद्र जो हैं उन्हें गुरु के पास न लाया जाता था अध्ययन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 पे चलेंगे, 15 पे चलेंगे। देखेंगे मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों के अध्ययन आरंभ करने की आयु थी। यानी आपको बताना है कि जब बालक ब्राह्मण समाज में जन्म लेता था तो उसकी आयु क्या थी। तो इसका सही ऑप्शन आप बता सकते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 वर्ष ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्षत्रिय एवं वैश्य के अध्ययन प्रारंभ करने की आयु क्रमशः थी। आपको बताना है कि क्षत्रिय एवं वैश्य की जो अध्ययन प्रारंभ करने की आयु थी वह 11 और 12 वर्ष थी। यानी 11 वर्ष में क्षत्रिय के बालक अध्ययन के लिए आरंभ करते थे और वहीं वैश्य के 12 वर्ष में। आपको याद रखना है 11 और 12। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। समान छात्रों के लिए कुछ अध्ययन अवधि निश्चित थी। आपको बताना है कि समान छात्र के लिए जो थे उसके लिए अध्ययन जो अवधि निश्चित की गई थी उसे आपको बताना है। तो वह 12 वर्ष थी। जो समान छात्रों के लिए कुल अध्ययन अवधि 12 वर्ष की थी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैदिक काल में शिक्षालय व्यवस्था का स्वरूप था। आपको बताना है कि शिक्षालय व्यवस्था का स्वरूप किस तरह के था। इसका सही ऑप्शन आप बता सकते हैं। वृक्षों के नीचे या मुक्त वातावरण में गुरुकुल में पढ़ाई कराई जाती थी। उस समय जब वैदिक काल थी उस समय अभी के ज़माने की तरह विद्यालय एवं घरों में अध्ययन नहीं कराई जाती। उस समय मुक्त अवस्थाओं में पेड़ के नीचे अध्ययन कराई जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। शिक्षा सत्र प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में आरंभ होता है। आपको बताना था कि जो शिक्षा सत्र था वह प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था कब आरंभ की जाती थी। जैसे अभी के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि जनवरी में या जून अप्रैल मई में
नया सेशन चालू होता है। तो उसी समय आपको बताना कि प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में सावन मास के पूर्णिया के समय शिक्षण व्यवस्था को आरंभ किया जाता था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्राचीन समय में शिक्षण प्रणाली थी। आपको बताना कि प्राचीन समय में शिक्षण प्रणाली क्या थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, उस समय मौखिक शिक्षण कराया जाता था, चिंतन मनन भी कराया जाता था, उच्चारण पर बल दिया जाता था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। प्राचीन काल में जो शिक्षण प्रणाली था, मौखिक शिक्षण, मनन तथा चिंतन एवं उच्चारण पर बल दिया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे। प्राचीन शिक्षा के गुण हैं। आपको बताना कि प्राचीन शिक्षा के क्या गुण है। चरित्र निर्माण सही है, गुरु शिष्य के मधुर संबंध ये भी सही था, शिक्षा के बहुमुखी होना ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्राचीन शिक्षा के गुण क्या थे, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को गठित किया गया। आपको बताना है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा को गठित किया गया था वह किस तरह की, यानी बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी वह किस तरह की, तो वह केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करती। बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी वह केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करती थी। ऑप्शन बी है, धार्मिक रूप में काम करती थी। शिक्षा जो प्रणाली थी वह, इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय संस्था के रूप में काम करती थी। धार्मिक रूप में भी साथ में तो ये काम करती थी, किंतु इसे जो शिक्षा को गठित किया गया था वह केंद्रीय प्रणाली के रूप में, बौद्ध शिक्षा का जो प्रणाली था वह केंद्रीय संस्था के रूप में थी। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग देखेंगे, हिंदू शिक्षा पद्धति में प्रधानता थी। आपको बताना था कि हिंदू शिक्षा पद्धति में किसकी प्रधानता थी, तो वह गुरु की। हिंदू शिक्षा पद्धति में गुरुओं की प्रधानता मानी जाती थी। जब प्राचीन काल में गुरु को शिष्य बहुत ज़्यादा आदर व्यवहार करते थे, किंतु आज का समय कुछ विपरीत चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 पे अब हम लोग आएंगे, हिंदू शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत छात्र को रहना पड़ता था। हिंदू शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो यह ऑप्शन सी सही है, वह गुरुकुल में। हिंदू शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल के में बात करें तो हमारा सही ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे, प्राचीन भारतीय साहित्य को धर्म का वाहन किसने माना। आपको बताना है कि प्राचीन साहित्य को धर्म का वाहन किसने माना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैकडॉनल्ड ने। मैकडॉनल्ड थे वो प्राचीन भारतीय साहित्य को धर्म का वाहन मानते थे। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग चलेंगे, 27 पे हम लोग चलेंगे। शिक्षा को प्रकाश एवं शक्ति का स्रोत माना जाता था, जो हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरंतर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित कर उत्कृष्ट बनाती थी। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर अल्तेकर का था। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग चलेंगे, एक सदचरित्र जिसे वेदों का अल्प ज्ञान है, दुष्चरित्र वेदाचार से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यह कथन किसका था? एक तरफ वेदों का अल्प ज्ञान था और एक तरफ आपको है क्वेश्चन में दुष्चरित्र वेदाचार, यानी जिसका चरित्र ठीक नहीं हुआ वेदाचार है, तो इनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। यह कथन जो आपका मनु का कहना था कि यदि सदचरित्र वेदों का अल्प ज्ञान रखते हैं तो वो अच्छे हैं, यदि ज़्यादा वेदों को ज़्यादा ज्ञान रखने वाले दुष्चरित्र से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे आएंगे। 29 देखेंगे हम लोग, शिक्षा द्वारा चरित्र का निर्माण करना किस युग में शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य था? शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य वो वैदिक युग में था। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि वैदिक युग में चरित्र निर्माण पे विशेष ध्यान दिया जाता था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
30 हम लोग देखेंगे, घटिका किस युग की शिक्षण संस्थाएं थी। आपको बताना कि घटिका किस युग की शिक्षण संस्थाएं थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वैदिक युग की संस्थाएं। जो घटिका थी उस शिक्षण संस्थाएं थी वैदिक युग में। धर्म और दर्शन की उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी। आपको बताना कि धर्म और दर्शन की उच्च स्तरीय जो शिक्षा दी जाती थी वह कहाँ दी जाती थी, वह घटिका में आपको धर्म एवं दर्शन की उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, टोल में शिक्षा दी जाती थी। टोल में माने आपकी किसकी शिक्षा दी जाती थी वो बताना है। तो इसका सही ऑप्शन संस्कृत की। टोल में जो थी वह संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। और 33 वेद साहित्य तथा धर्मशास्त्र पढ़ाए जाते थे। यह कहाँ पढ़ाए जाते थे? वेद साहित्य और धर्मशास्त्र वह गुरुकुल में थी। वह वेदों का भी अध्ययन कराया जाता था, धर्मशास्त्र एवं साहित्य का भी अध्ययन कराया जाता था। इसका सही ऑप्शन नंबर सी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध काल में भारत में शिक्षा का विकास। इसके बाद हम लोग चलाएंगे वुडवर्ड का घोषणा पत्र, साइमन कमीशन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सभी पे हम लोग चले आएंगे।